राजस्थान सामान्य ज्ञान तथा राजस्थान इतिहास को हम समझ रहे थे, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के संदर्भ में समझने वाले हैं। देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में होता है घुघुदा के अंदर, और वहां से उनके शासन की प्रक्रिया शुरू होती है, और उनकी मृत्यु 1597 ईस्वी के जो है उसके अंदर हो जाती है। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के कुछ अन्य नाम। इतिहास में महाराणा प्रताप को टीका के नाम से बचपन में पुकारा गया है। ये भी कई बार ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या है। महाराणा प्रताप को बचपन में टीका के नाम से जाना जाता है। फिर एक महाराणा प्रताप और है वीर शिरोमणि। महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कहा गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, महाराणा प्रताप का जो है परिचय थोड़ा समझ लेते हैं। परिचय में सबसे पहले महाराणा प्रताप के पिता, उनके पिता का नाम जानते हैं, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। फिर देखें, इनकी माता का नाम, महाराणा प्रताप की माता का नाम है जयवंता बाई। जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माता का नाम है। ये पृथ्वीराज सोनगरा, पृथ्वीराज सोनगरा जो पालिके थे उनकी पुत्री है। फिर देखें, महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप के फिर पुत्र, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह है। अमर सिंह, उनके पुत्र का नाम अमर सिंह है। फिर समझना, महाराणा प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप के भाई एक का उल्लेख मिलता है जगमाल, और एक इसमें सतीश। तो महाराणा प्रताप के दो भाई। फिर देख लेते हैं महाराणा प्रताप की पत्नी। पत्नी का नाम था जगदेव पवार। जगदेव पवार, ये महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय रहा। महाराणा प्रताप के संदर्भ में फिर इनके जन्म के संदर्भ में, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, और वो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। तो ये महाराणा प्रताप के संदर्भ में सामान्य जानकारियां रही जो हमने इसके संदर्भ में देखी थी। नेक्स्ट आगे देखें और सुनाना। फिर है महाराणा प्रताप के पास में उनका एक घोड़ा था, महाराणा प्रताप, उस घोड़े का नाम था चेतन। ये भी आप ध्यान में रखना है। फिर है महाराणा प्रताप के पास में एक हाथी का उल्लेख भी मिलता है, जिसका नाम है राम प्रसाद। इतिहासकार ये मानते हैं कि राम प्रसाद की मांग अकबर के द्वारा की गई थी, और महाराणा प्रताप जब ये राम प्रसाद नाम का हाथी अकबर को प्रदान नहीं करता है, जिससे भी अधिकारी युद्ध का हमें कहीं न कहीं उल्लेख मिलता है। तो उनके हाथी का नाम राम प्रसाद है। फिर देखिए, महाराणा प्रताप का बात करें राज्याभिषेक। राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हम देखते हैं कि लगभग 1572 के ईस्वी के आसपास जो है उदय सिंह की मृत्यु होती है, और मृत्यु के समय हम ये मानते हैं कि उस समय मेवाड़ के शासक जो है वो जगमाल को बनाया गया था। लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस समय अन्य जितने भी जो जनता रही थी उन सबकी मांग थी महाराणा प्रताप जो है ये योग्य और शक्तिशाली है, और उनको मेवाड़ शासक बनाया जाए। तो आप समझना, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम 2 बार इनका राज्याभिषेक होता है। पहली बार सर्वप्रथम उनका जो राज्याभिषेक होता है वो राज्याभिषेक होता है 23 फरवरी 1572 ईस्वी को। पहली बार उनका राज्याभिषेक होता है गोकुंदा में। ध्यान रखना, गोकुंदा में सबसे पहले उनका राज्याभिषेक होता है, और फिर जो है हम देखें इसका दूसरी बार, जब उसका दूसरी बार राज्याभिषेक होता है वो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका मुख्य रूप से जो है 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहली बार उनका राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572 ईस्वी के लगभग गोकुंदा में होता है, और दूसरी बार उनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के दुर्ग में होता है, जहाँ गोकुंदा के अंदर महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस समय जो है उनका राज्याभिषेक किया जाता है। बाद में जगमाल को हटाकर मेवाड़ के प्रमुख शासक के रूप में महाराणा प्रताप को बनाया जाता है, तब उनका
दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। ये तो इनके संदर्भ में हो गया। देखें, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक में उपस्थित आसपास के राजाओं को आमंत्रण दिया गया। तो हमें इसमें मुख्य रूप से याद क्या रखना है कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक में मारवाड़ से, उस समय मारवाड़ के शासक थे राव चंद्रसेन। ध्यान रखना, उनके राज्याभिषेक में मारवाड़ के उस समय तत्कालीन शासक, जिनका नाम था राव चंद्रसेन। याद रखना है कि राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में उपस्थित थे। राव चंद्रसेन के बारे में आप जानते हैं, कुछ इनकी विशेष खास बातें हैं। इनको एक तो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। दूसरा, इसमें इसे भूला बिसरा राजा कहा जाता है। भूला बिसरा राजा, राव चंद्रसेन को भूला बिसरा। तीसरी सबसे बड़ी बात, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी जो है वो राव चंद्रसेन को माना जाता है, क्योंकि उस समय जिस समय राजा बने थे महाराणा प्रताप, उस समय मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन उनके खिलाफ जो है युद्धों में भाग ले रहे थे और लगातार अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राव चंद्रसेन महाराणा के राज्याभिषेक के समय उपस्थित थे मारवाड़ की तरफ से, जिनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इनको भूला बिसरा राजा भी कहते हैं और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को माना जाता है। तो राज्याभिषेक के समय अन्य आसपास के राजाओं को आमंत्रित किया गया, सारे राजा उपस्थित रहे, लेकिन मारवाड़ की तरफ से राव चंद्रसेन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहते हैं इसमें महाराणा प्रताप ने भी ये प्रण लिया था, है ना, इनसे उन्होंने भी प्रण लिया था कि वो भी अकबर के खिलाफ लगातार संघर्ष करेंगे और मुगलों की सत्ता को समाप्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो ये था राव चंद्रसेन के संदर्भ में, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखें, उसके बाद में महाराणा प्रताप जब राज्याभिषेक करते हैं उससे पहले कहते हैं 1570 में अकबर ने एक नागौर में दरबार का आयोजन किया था। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देखें, अकबर द्वारा सन 1570 में, सन 1570 में एक नागौर दरबार लगाया जाता है। नागौर दरबार, नागौर दरबार ऐसा माना जाता है कि सन 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। उस समय राजस्थान के अधिकतम राजाओं ने, राजस्थान के जो अधिकतम राजा है, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की अधीनता उस समय उनके द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन उस दरबार में महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1570 का नागौर दरबार है, जिसमें अपने जो मारवाड़ के शासक रहे हैं या बीकानेर के महाराजा कल्याणमल रहे हैं, आसपास के जितने भी राजा रहे, वो सबने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप जो है उनकी अधीनता स्वीकार न कर सके। तो ऐसी स्थिति में उनका राज्याभिषेक होता है 1572 ईस्वी में। उसके बाद में महाराणा प्रताप को अधीन करवाने के लिए अकबर द्वारा कुछ दूत भेजे जाते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम इसमें समझ रहे हैं कि अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर अपने कुछ दूत भेजता है। तो अकबर द्वारा भेजे गए दूत भेजे गए दूत अकबर अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अलग अलग समय पर दूत भेजता है, जिनमें चार प्रमुख नाम उल्लेखनीय रहे, जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूत के रूप में भेजा जाता है। जिनमें देखिए सबसे पहले उनको समझाने के लिए पहुंचा है, उनका नाम है जलाल खां। जलाल खां सर्वप्रथम महाराणा प्रताप को समझाने के दूत के रूप में पहुंचते हैं नवंबर 1572 के लगभग। सबसे पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल उनके पास जाता है, जबकि महाराणा की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में जयपुर के महाराजा, आप देखिए राजा मान सिंह को भेजा जाता है। राजा मान सिंह, राजा मान सिंह को भेजा गया, लेकिन राजा मान सिंह की बात को भी स्वीकार नहीं किया गया। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि लगभग फरवरी 1573 ईस्वी के लगभग जो है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जयपुर के शासक राजा मान सिंह उनको जो है समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी बात को भी नहीं। उसके बाद देखें भगवंत दास, भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को समझने के लिए जाते हैं, जिनमें लगभग हम समझ सकते हैं अक्टूबर 1573 ईस्वी के लगभग महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास भी जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप इनकी बात को स्वीकार करते हैं। अंतिम भेजे गए दूतों में जिनका नाम आता है टोडरमल। टोडरमल ये सभी महाराणा प्रताप के सेनापति रहे, दरबार में रहने वाले थे, नवरत्नों में प्रमुख व्यक्ति थे। तो इनको भेजा गया महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो टोडरमल गए थे लगभग दिसंबर के अंदर, दिसंबर 1573 ईस्वी के लगभग। ये अंतिम दूत था। जब ये पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में हम मानते हैं कि लगभग हल्दी घाटी का युद्ध
संभव हो गया था। तो ये 4 प्रमुख दूत हैं जो उनके द्वारा भेजे गए थे। हमें इसमें समझना है कि युद्ध तय हो जाता है और तय हो जो होता है तो उसमें सबसे पहला युद्ध हम पढ़ते हैं वो है हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए इसमें एक बात और उल्लेखनीय रही है कि एक इतिहासकार थे जिसका नाम था अल बदायूनी। अल बदायूनी कहते हैं कि अल बदायूनी वो व्यक्ति था जो अखबार के दरबार में रहता था और हल्दी घाटी का आंखों देखा वर्णन उसके द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था एक टीले पर खड़े होकर अल बदायूनी युद्ध को देख रहा था और उसके बाद में उसने हल्दी घाटी का विस्तृत वर्णन किया था। तो अल बदायूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है। अल बदायूनी की एक पुस्तक है, आ, आप देखें, मुंतखाव उल तवारिक, मुंतखाव उल तवारिक नाम की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में अल बदायूनी ये कहता है कि भगवान दास जब भगवान दास और टोडरमल जब भगवान दास और टोडरमल दोनों जो महाराणा प्रताप को समझाने गए थे तो कहते हैं उस समय महाराणा प्रताप उनकी बात को स्वीकार कर लेता है। इतिहास में उल्लेख मिलता है और अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारिख में अल बदायूनी लिखता है कि जब भगवान दास और टोडरमल महाराणा प्रताप को समझाने गए थे तो महाराणा प्रताप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और अधीनता की बात जब स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर अधीनता क्यों नहीं की गई उसका कारण था कि महाराणा प्रताप को उचित मनसब नहीं दिया गया था, उचित मनसब नहीं प्रदान किया गया था। इस कारण महाराणा प्रताप ने उनकी जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मनसब एक तरह का पद होता है जो उसमें विभिन्न प्रकार के राजाओं को और शासकों को प्रदान किया जाता था। जिस मनसब के अंतर्गत उनको विभिन्न प्रकार की सेना के अधिकार मिलते थे, उनको विभिन्न प्रकार के सामंत बनाए जाते, अलग प्रकार की रियासतें मिलती थी। तो उचित मनसब जो मनसब पद नहीं दिया गया इस कारण उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मनसब की जब भी बात है जिसमें समझना कि मुगलों के शासन काल में अधिकतम मनसब जो है, अधिकतम जो है मनसब जिनमें 5,000 का मनसब मानते हैं, अधिकतम 5,000 का मनसब जो है अपने यहाँ के स्थानीय राजाओं और सरदारों को दिया गया था। 5,000 से अधिक का मनसब केवल और केवल मुगल राजकुमारों को दिया जाता था। मुगलों के जो राजकुमार थे उनको 5,000 से अधिक का मनसब दिया जाता था। ध्यान रखना कि मुगलों के शासन काल में अपने यहाँ के जितने भी राजा हैं, जितने भी सामंत हैं, महाराणा प्रताप वगैरह या और कोई भी है, अगर वो उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं तो उनको अधिकतम 5,000 का मनसब ही दिया जाएगा, लेकिन 5,000 से अधिक का मनसब मुगलों के राजकुमारों को दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस समय अकबर के दरबार में दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको कितना 7,000 का मनसब दिया गया था। उसमें एक तो जयपुर के राजा मान सिंह, ध्यान रखना, जयपुर के राजा मान सिंह है जिनको 7,000 का मनसब दिया गया था, और एक थे मिर्जा अजीज खोखा, एक है मिर्जा अजीज खोखा। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अकबर द्वारा 7,000 का मनसब दिया गया था। इस बात को आप समझना कि महाराणा प्रताप को उचित मनसब न देने के कारण जो है उन्होंने ऐसा फल बदलने तक उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब भी हम मनसब की बात करते हैं तो मुगलों के शासन काल में अधिकतम 5,000 का मनसब जो है वो मनसब अपने यहाँ के राजाओं को दिया, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक देने का क्रम ये था कि मुगलों के राजकुमारों को 5,000 से अधिक का मनसब मिलता था। लेकिन अकबर के समय दो ऐसे राजा रहे थे जिनका नाम राजा मानसिंह है और दूसरा है मिर्जा राजा अजीज खोखा। ये दो ऐसे व्यक्ति है जिनको अकबर द्वारा 7,000 का मनसब दिया गया था। इस बात को भी आप थोड़ा सा समझना। अब उसके बाद में ये तय हो जाता है कि जब महाराणा प्रताप उनके अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो अब हल्दी घाटी का युद्ध प्रमुख रूप से लड़ा जाता है। हम महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य 4 प्रमुख युद्धों का उल्लेख देखते हैं। तो देखें इसके बाद में हमें 4 प्रमुख युद्ध पढ़ने हैं। एक युद्ध हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य सबसे प्रसिद्ध युद्ध रहा है हल्दी घाटी युद्ध। हम जानते हैं ये युद्ध लगभग 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा हम युद्ध पढ़ेंगे जिसमें मुख्य रूप से जो अब्दुल रहीम खान का ना उससे पहले शाहबाज खां का एक कुमलगढ़ अभियान चलता है। तो दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे शाहबाज खान का, शाहबाज खां का कुमलगढ़ अभियान, शाहबाज खां का कुमलगढ़ अभियान। ये अकबर के समय कुमलगढ़ के विरुद्ध अभियान चलाया गया था 1578 ईस्वी में। ये दूसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तीसरा इसमें दे रखा है अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना का
जो है मेवाड़ अभियान, अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान। ये अभियान हम पढ़ेंगे लगभग 1580 के लगभग 1580 के आसपास का जो अभियान रहा है, 1580 के आसपास का। और तीसरा हम पढ़ने वाले ये चौथा, वो है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़े गए युद्धों के क्रम में जब भी हम देखेंगे, हमें चार प्रकार के युद्ध पढ़ने हैं। इन चारों प्रकार के युद्धों में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो है वो युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहला हल्दीघाटी का युद्ध पढ़ेंगे, 1576 ईस्वी के लगभग लड़ा गया। दूसरा है शाहबाज खां का कुंभलगढ़ अभियान, जो 1578 के लगभग आसपास रहा है। और तीसरा है अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान, जो 1580 के लगभग रहा है। तीसरा इसमें चौथा है वो है दिवेर का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय प्राप्त होती है और महाराणा प्रताप एक बार पुनः मेवाड़ के शासक बनते हैं और अपनी एक प्रमुख राजधानी जो है वो जौनपुर को स्थापित करते हैं। तो दिवेर का युद्ध अपने आप में एक महत्वपूर्ण युद्ध है। तो दो बड़े युद्धों का उल्लेख हमें मुख्य रूप से समझना है, एक तो हल्दी घाटी का युद्ध है और दूसरा दिवेर का युद्ध है। ये चार प्रमुख युद्ध है जिनके संदर्भ में हमें समझना है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं और वो है हल्दी घाटी का युद्ध। सर्वप्रथम देखें हम पढ़ने वाले हैं, वो है हल्दी घाटी का युद्ध। समना इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध रहा है जिसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध है। और ये युद्ध लड़ा जाता है 18 जून 1576 ईस्वी को। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। एक इतिहासकार वे थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा वो ये कहते हैं कि युद्ध 18 जून को न होकर ये युद्ध होता है 21 जून को। तो ध्यान रखना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो है 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा जाता है। तो तथ्य याद रखनी है। अगर जब भी सीधा सीधा प्रश्न आए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, आप बताना 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, तब आपको बताना है 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। अब हल्दी घाटी स्थित कहाँ है, कहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था, तो आप बताना है कि राजसमंद, राजसमंद जिला पड़ता है। उस राजसमंद जिले में गोकुंदा और कुन्नूर, गोकुंदा व कुन्नूर की पहाड़ियों के मध्य, गोकुंदा और कुन्नूर की पहाड़ियों के मध्य। ध्यान रखना, गोकुंदा और कुन्नूर की पहाड़ियों के मध्य मुख्य रूप से राजसमंद के अंदर एक तरफ गोकुंदा और दूसरी तरफ कुन्नूर है, बीच में तो बाग है, वहां पे हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। तो स्थिति भी थोड़ी सी ध्यान रखना, युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था, तो युद्ध राजसमंद जिले के अंदर मुख्य रूप से गोकुंदा और कुन्नूर के जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में हल्दी घाटी नाम के स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल। अभी हम इसके जानने वाले हैं कि हल्दी घाटी को किस अन्य नामों से जानते हैं। अन्य नाम, हल्दी घाटी को किस अन्य नामों से जानते हैं, उसमें सबसे पहले देखें, सबसे पहले इसे रक्त तलाई कहा जाता है। हल्दी घाटी के कुछ अन्य नाम है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को रक्त तलाई भी कहा जाता है। दूसरा इसमें आ रखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड हुए थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को जो है मेवाड़ की थर्मोपली कही थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थर्मोपली के संदर्भ में बताने वाले कर्नल जेम्स टॉड है। और इतना भी आपको ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड जो है इनको राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, इतिहास के राजस्थान के इतिहास के पिता या राजस्थान इतिहास के जनक, क्योंकि अधिकतम कर्नल जेम्स टॉड है जिन्होंने राजस्थान का इतिहास का अध्ययन किया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने इनको मेवाड़ की जो है मुख्य रूप से थर्मल बताया। और देखें इनके और नए नाम है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा जाता है। इनको गोकुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसके द्वारा बताया गया था, उसमें हमने बात की थी अल बदायूं की। तो एक इतिहासकार हुए थे अल बदायूं, अल बदायूं जिन्होंने मुख्य रूप से हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा था। फिर बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को खन्नूर का युद्ध भी कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को खन्नूर का युद्ध भी कहते हैं। ऐसा किसने कहा था, तो उसके संदर्भ में हम देखते हैं बुल फजल ने।
अकबर के दरबारी अबुल फजल, जिन्होंने भी जो है इस युद्ध को खन्नौर का युद्ध बताया था। उसके अलावा और इन्हें कुछ अन्य नामों से जानते हैं। कभी हम देखें तो उसमें आता है एक तो एक बनास का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध कहा जाता है। बनास का युद्ध कहने के पीछे कारण क्या रहा है कि यहाँ बनास नदी मुख्य रूप से बहती है, तो इसको बनास का युद्ध भी कहा जाता है। एक और है, इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। अब विशेष रूप से इनको देखना, जब भी हम हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं 1876 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया, लेकिन एक इतिहासकार में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो मुख्य रूप से ये बताते हैं कि ये युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया तो उसमें आप बताना इसकी स्थिति। इसमें राजसमंद जिला, उसके अंदर गोकुंडा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य मुख्य रूप से जो है ये युद्ध लड़ा गया था, जहाँ का समतल भूभाग है गाड़ी जहाँ ये लड़ा गया था। अब इनके अन्य नाम, इनको अन्य किन किन नामों से जानते हैं? एक तो रक्त तलाई, जब भी आए रक्त तलाई, गांधीगढ़ के युद्ध को रक्त तलाई कहा जाता है। फिर है मेवाड़ की थर्मोपली, इसे कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली है। फिर है गोगुंदा का युद्ध कहा इसे, उसमें कुल बदलने के बारे में देखा, उसने हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। सभी इसका देखें, आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन, आप समझना कि इसको आंखों देखा वर्णन कल बदोई ने किया था। कहते हैं हल्दीघाटी के युद्ध के मैदान में एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर बदोई ने पूरे युद्ध का जो है दृश्य देखा, फिर उसको लिखित रूप प्रस्तुत किया। तो मुकुंद का युद्ध जो है बदोई ने कहा था। जब हम खमनोर की बात करते हैं कि इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, तो उसके लिए अबुल फजल मुख्य रूप से है जिन्होंने इसको जो है खमनोर का युद्ध भी कहा है। फिर इसको बनास का युद्ध भी कहा जाता है और इनको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। बनास का युद्ध पीछे कारण क्या है? वहां पे बनास नदी मुख्य रूप से बहती है, इस कारण उनको बनास का युद्ध भी कहा जाता है। हाथियों का युद्ध, देखिए इस युद्ध में हाथियों के युद्ध के पीछे दो कारण रहे। पहला तो इसमें है कि महाराणा प्रताप के हाथी इस युद्ध में लड़े थे, दूसरी तरफ से अकबर की तरफ से भी कुछ हाथियों ने युद्ध में भाग लिया था। इसमें महाराणा प्रताप के दो हाथियों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। एक तो राम प्रसाद के बारे में हम जानते हैं और दूसरा इसमें पूर्णा नाम का हाथी है। ये दो हाथी जो है महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं और युद्ध की समाप्ति के बाद में राम प्रसाद नाम का हाथी जो है वो मुगलों द्वारा छीन लिया जाता है और इस हाथी का नाम राम प्रसाद बदलकर वीर प्रसाद कर दिया जाता है। कई बार सामान्य ज्ञान में कई बार ये प्रश्न पूछा गया था कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में किस हाथी का नाम वीर प्रसाद कर दिया गया, तो ध्यान रखना युद्ध की समाप्ति के बाद में राम प्रसाद का नाम का जो हाथी है अकबर इसको छीन लेता है और उसके बाद इसका नाम पीर प्रसाद कर लेता है। तो ध्यान रखना पीर प्रसाद राम प्रसाद नाम के हाथी का दूसरा नाम है जो अकबर द्वारा यहाँ से छीन लिया जाता है। अकबर की तरफ से कुछ हाथी युद्ध में भाग लेते हैं, इनमें एक तो गजराज, गजराज नाम का हाथी इसमें था, एक है गज युक्त और एक है मर्दाना। ये तीन ध्यान रखना है, गजराज, गजयुक्त और मर्दाना नाम के हाथी जो है ये महाराणा मान सिंह की तरफ से यानी कि अकबर की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं, इस कारण इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। बात करते हैं युद्ध के मुख्य कारण। हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध और हल्दी घाटी युद्ध के कारणों को समझते हैं। हल्दी घाटी के क्या मुख्य कारण रहे होंगे? कारणों में सबसे पहला तो सीधा सीधा दिख रहा है, प्रथम का स्वीकार न करना, स्वाधीनता स्वीकार न करना, अधीनता स्वीकार न करना। देखिए इसमें हम जानते हैं इसके बारे में कि जब अकबर द्वारा 1570 का नागौर दरबार लगाया गया, इसमें राजस्थान के अधिकतम राजाओं ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जबकि महाराणा प्रताप ने उसमें अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाद में 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के शासक बनते हैं, उसके बाद उन्होंने जैसे मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन उस समय उपस्थित थे उनके राज्याभिषेक के समय, और वो महाराणा प्रताप के अग्रगामी भी कहलाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कहीं न कहीं उससे प्रेरणा ली है और मुगलों के खिलाफ अधीनता स्वीकार न करने की नीतियों पर चलते रहे। इसलिए अधीनता स्वीकार न करना भी अकबर की जो है अधिकारी युद्ध के पीछे की कहानी है, क्योंकि उनको समझाने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से 4 दूत भेजे थे, लेकिन फिर भी वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इस कारण ये इसका प्रमुख कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि महाराणा प्रताप द्वारा राजस्थान में एक राजपूत संघ का निर्माण किया गया था। महाराणा प्रताप राजपूत संघ बना रहे हैं और जिसके माध्यम से वो अपनी एकता को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। अकबर को जब इसके बारे में जानकारी लगी तो वो उनके खिलाफ संघर्ष के लिए उतर आए। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि मुख्य रूप से जो है महाराणा प्रताप राजपूत संघ बना रहे हैं और राजपूत राजाओं को राजस्थान के रियासत के राजाओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका विरोध अकबर के द्वारा किया गया। और तीसरा प्रमुख कारण है कि महाराणा प्रताप के पास में एक आदमी था, हमने समझा जिसका नाम था राम प्रसाद। कहते हैं इस
राम प्रसाद नाम के हाथी की मांग की गई थी। राम प्रसाद नाम का जो हाथी है, इसकी मांग अकबर के द्वारा की गई थी, जबकि महाराणा प्रताप ने राम प्रसाद नाम के हाथी को देने से मना कर दिया था। कहते हैं ये भी इसका बड़ा एक कारण रहा है। बाकी हम जानते हैं साम्राज्यवादी नीतियां तो अपने आप में रही है। साम्राज्यवादी नीति, जबकि साम्राज्यवादी नीति तो अकबर के पास में रही है, पूरे भारत पर उन्होंने अधिपत्य स्थापित कर रखा है। तो महाराणा प्रताप उस समय शासक बने थे, तो ऐसा मान सकते हैं। तो ये कुछ कारण रहे हल्दी घाटी युद्ध के पीछे। बाकी हमने समझा भी कि 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, फिर भी महाराणा प्रताप उनकी बातों को नहीं मानते। 4 दूतों में एक बार पुनः हम देख सकते हैं, सबसे पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल को भेजा गया। दूसरे नंबर पे जयपुर के महाराजा मान सिंह को युद्ध में भेजा गया। तीसरे नंबर पे देखें उन्होंने भगवंत दास को भेजा गया। भगवंत दास उनके दरबारी, जिनको भेजा गया। अंत में टोडरमल को भेजा गया। ये 4 प्रमुख दूत हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, जबकि महाराणा प्रताप ने इनकी बातों को नहीं माना। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध फाइनल हो जाता है। तो देखें हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस हल्दी घाटी युद्ध में हल्दी घाटी का युद्ध किस तरह से दोनों ओर से अपनी अपनी सेनाओं का रूपरेखा बनाकर जो है पूरी सिस्टम बनाकर युद्ध की भूमिका निभाते हैं। इसमें देखें एक तरफ महाराणा प्रताप, इनके सहयोगी कौन रहे, तो वो भी आप थोड़ा सा समझना कि एक तरफ महाराणा प्रताप है और सामने अकबर है। इनके मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो महाराणा प्रताप की मदद के लिए कौन कौन शामिल है, तो उसमें देखें एक तो इसमें ग्वालियर के शासक, ग्वालियर ग्वालियर के राजा जो उस समय तत्कालीन समय रहे थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, उनका नाम है राम सिंह। तो ग्वालियर के राजा राम सिंह जो महाराणा प्रताप के समर्थन में थे। दूसरा इसमें झालाबीदा, हम जानते हैं झालाबीदा को, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने महाराणा प्रताप का युद्ध भूमि में घायल होने के बाद में छत्र धारण किया था। पर संगा के बारे में हमने पढ़ा था कि झालामान जब महाराणा सांगा युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं, उसके बाद झालामान महाराणा सांगा का शस्त्र धारण करता है ना। तो कई जगह इतिहासकार झाला अज्जा भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, झाला अज्जा भी, झालामान झाला अज्जा भी लिखते हैं। तो इधर झाला बीता है जो महाराणा प्रताप के साथ में है। तीसरे नंबर पे अगर देखेंगे महाराणा प्रताप में, तो उसमें भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध के बाद में जंगलों में रहे थे, उस समय महाराणा प्रताप की मदद करने के लिए उन्होंने अपना धन दान किया था। भामाशाह भी इसमें शामिल रहे। फिर इसमें एक ताराचंद का नाम आता है, ताराचंद जिन्होंने भी महाराणा प्रताप का युद्ध भूमि में साथ दिया था। और इसमें एक वीर नेता है जिसका नाम है राणा पूंजा, राणा पूंजा। ये राणा पूंजा भी महाराणा प्रताप के सेना में शामिल रहे। ये मुख्य रूप से महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे। अकबर की तरफ से कौन थे, अकबर की तरफ से सबसे प्रमुख, अकबर युद्ध भूमि में नहीं था तो राजा मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि राजा मान सिंह पहली बार स्वतंत्र रूप से सेनापति बनाए गए थे। स्वतंत्र रूप से सेनापति, कहते हैं इस युद्ध में राजा मान सिंह को स्वतंत्र रूप से सेनापति बनाया गया था, उनको अधिकार दिया गया स्वतंत्र रूप से। फिर कहते हैं इनके साथ और कौन थे, इसमें एक तो आसफ खान, आसम खां इनके साथ में रहे। और तीसरे हैं मेहतर खान, मेहतर खान, ध्यान रखना। तो ये मुख्य रूप से अकबर की तरफ से है। जब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है और युद्ध पूरी तरह से फाइनल होता है, तो वहां पर मुख्य रूप से दो आमने सामने गठबंधन होते हैं। इधर महाराणा प्रताप है, ये सारे महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे, और सामने राजा मान सिंह और असद खां और मेहतर खान, इनका ये गुट बना और ये हल्दी घाटी युद्ध में आमने सामने मुख्य रूप से युद्ध में शामिल हुए थे। एक चीज और देखना आप, महाराणा प्रताप के सेना में सबसे अग्रिम भूमिका एक मुस्लिम सेना नायक ने निभाई। अग्रिम भूमिका, जो सेना का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, अग्रिम भाग, जिसे हम रावल कहते हैं, रावल। युद्ध का सबसे आगे वाला हिस्सा जो था, जो सेना युद्ध में सबसे आगे हिस्सा लेगी, उसे हराउंड कहते हैं। युद्ध का सबसे आगे का सेना का सबसे आगे वाला भाग, और उसमें उसका मुख्य रूप से नाम रहा है जिसे हम कहते हैं हकीम खां सूरी। देखिए हकीम खां सूरी इसका प्रमुख सेना नायक था, हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप का एक मुस्लिम सेना नायक, जिन्होंने गाड़ी के युद्ध में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिनका नाम है हकीम खां सूरी, ध्यान रखना। तो ये महाराणा प्रताप के युद्ध की पृष्ठभूमि है, जिसमें महाराणा प्रताप ग्वालियर के राजा राम सिंह इनके सहयोगी रहे, महाराणा प्रताप, फिर झालाबीदा, फिर भामाशाह, फिर ताराचंद और फिर राणा पूंजादिल। इसमें एक इनके मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी, जिन्होंने सेना का सबसे आगे वाला भाग रावल
दस्ते का नेतृत्व किया था। अराउल से तात्पर्य होता है कि सबसे आगे वाले सेना का भाग जो होता है सेना का, वो अराउल कहलाता है। ये फिर ये तीन प्रमुख रहे हैं। मुख्य रूप से ये पृष्ठभूमि तैयार हुई तो युद्ध के समय दोनों ओर से कुछ नीतियों का निर्धारण किया गया। तो वो कहाँ किस प्रकार बना, उस रणनीतियां किस जगह बनाई गई थी, उनको थोड़ा सा हम समझें। हम अभी हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में देख रहे हैं। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की रणनीति किस तरह से बनी, तो पहले तो देख लेते हैं अकबर के द्वारा किस तरह से अपनी रणनीति बनाई गई थी। और फिर हम समझते हैं महाराणा प्रताप द्वारा किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी तरह से रणनीति के साथ में युद्ध में उतरे। तो अकबर की जो हल्दीघाटी युद्ध के समय अपनी सेना की जो रणनीति बनाई गई थी, इनकी पूरी रणनीति बनी थी, वो बनी थी अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर एक किला बना है जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। ध्यान रखना, मैगजीन दुर्ग। हल्दी घाटी कहते हैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें मैगजीन का किला अजमेर में पड़ता है, जहाँ पे अकबर ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की थी। युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि उनके द्वारा तैयार की गई थी। उसके बाद में अकबर के द्वारा बिल्कुल जो सैनिक छावनी है वो कहाँ स्थापित की गई, तो उसका स्मरण प्रथम सैनिक छावनी उनके द्वारा लगाई गई, वो थी मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी हम देखें कि जब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है तो अकबर द्वारा अपनी सेना दिल्ली से अजमेर लाई गई, और अजमेर के अंदर मैगजीन किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, उसके अंदर युद्ध की पूरी रणनीति अकबर के द्वारा तैयार की जाती है। उसके बाद उन्होंने अपने सबसे पहली सैनिक छावनी कहीं स्थापित की है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में की है। बात करते हैं महाराणा प्रताप के संदर्भ में। महाराणा प्रताप ने अपनी जो सेना की किस तरह से रणनीति तैयार की, कहाँ पर की, अपनी सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई। सबसे पहले देखें, महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना की जो रणनीति है वो कहाँ पे बनाई थी, तो एक जगह का नाम था है केलवाड़ा। केलवाड़ा एक जगह का नाम है, और ये है राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंदर एक जगह है केलवाड़ा, जहाँ पे मुख्य रूप से जो है महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति तैयार की थी। और महाराणा प्रताप ने अपनी उत्तम सैनिक छावनी, प्रथम सैनिक छावनी कहाँ पे स्थापित की गई, तो उसको ध्यान रखना। उन्होंने अपनी पहली सैनिक छावनी जो है वो स्थापित की थी लॉसिंग में। लॉसिंग ये राजसमंद में पड़ता है, और लॉसिंग उस समय सेना का कैंप हुआ करता था, सेना कैंप, आर्मी कैंप, सेना का कैंप था, जहाँ पे जो है मुख्य रूप से उन्होंने अपनी प्रथम सैनिक छावनी स्थापित की थी। हम हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं युद्ध की रणनीति की। जब भी हम समझे तो उसमें ध्यान रखना, अकबर ने अपनी सेना की रणनीति जो है वो अजमेर का एक किला है मैगजीन दुर्ग, वहां पे अपनी रणनीति तैयार करते हैं। और प्रथम सैनिक छावनी जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगाते हैं, और वहां से युद्ध के लिए प्रवेश करते हैं। महाराणा प्रताप ने भी ऐसा ही किया, अपनी सेना की रणनीति उन्होंने केलवाड़ा नामक स्थान पर जो राजसमंद में पड़ती है वहां पे उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की, और अपनी पहली सैनिक छावनी लॉसिंग में लगाई थी। लॉसिंग पड़ता है राजसमंद में, और ये उस समय आर्मी या सेना का कैंप रहा था। अब इतनी सारी बातें थे होने के बाद में हम ये जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हर प्रकार से हो जाता है, प्रारंभ होता है। और युद्ध प्रारंभ के समय महाराणा प्रताप की अच्छी कंडीशन थी, लेकिन बाद में जो है मेहतर खां द्वारा एक झूठी खबर फैलाई जाती है, हम उसको थोड़ा सा देखें। तो अब समझना, हम समझ रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, आप इस बात को जानता कि एक तरफ हमने बात की थी गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ जो है खन्नौर की पहाड़ियां रही हैं, खन्नौर की पहाड़ी, इनके मध्य का जो भूभाग है हल्दी घाटी, जहाँ पे मुख्य रूप से ये युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं प्रारंभ में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो महाराणा प्रताप की अच्छी कंडीशन थी। युद्ध की शुरुआत में महाराणा प्रताप अच्छी स्थिति में थे, यानी कि युद्ध जीतने की कंडीशन में थे। महाराणा प्रताप की अच्छी स्थिति थी। ध्यान रखना, युद्ध के प्रारंभ में महाराणा प्रताप की अच्छी कंडीशन थी। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार है, और की सबसे आगे वाले हिस्से में किम खां सूरी युद्ध लड़ रहे हैं। किम खां सूरी अपने युद्ध सबसे आगे वाले हिस्से में अरावल दस्ते में शामिल है, और सामने की तरफ से देखेंगे तो महाराजा मान सिंह अपने हाथी पर सवार है, हाथी पे ओहदा बना है, और महाराणा मान सिंह उस ओहदे में बैठे हैं और युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं। कहते हैं प्रारंभ में कंडीशन इतनी बेहतर थी, ऐसा लग रहा महाराणा प्रताप युद्ध जीतने वाले। ऐसा भी मानते कि ऊंचा टीला था, और जिसके ऊपर कल बदायूं नहीं बैठा, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन कर रहा है। बदायूं एक ऊंचे टीले पे बैठा, इस पूरे युद्ध को देख रहा था।
इसलिए हम कहते हैं कि अल बदौनी द्वारा लिखी गई बदायूनी उनके द्वारा लिखी गई जो महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के मध्य जो अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं। कहते हैं शुरुआती कंडीशन काफी बेहतर रही, लेकिन इस युद्ध में मुगलों की तरफ से एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मेहतर खान। कहते हैं युद्ध में जब उनकी कंडीशन खराब होती गई, मुगल हारने लगे या उनका मनोबल गिरने लगा, तो मेहतर खान द्वारा एक झूठी खबर फैलाई जाती है युद्ध मैदान में। उनके द्वारा एक झूठी खबर फैलाई जाती है और वो ये थी कि अकबर स्वयं युद्ध में भूमि में आ रहे हैं। अकबर स्वयं युद्ध मैदान में पहुंच रहे हैं। जब उनके द्वारा ऐसी युद्ध झूठी खबर फैलाई गई, तो कहते हैं मुगल सेना नायकों का मनोबल बढ़ा। जब ऐसी झूठी खबर फैली, तो मुगल सेना नायक वगैरह उनके सैनिक रहे, उनको ऐसा लगा कि अकबर खुद आ रहे हैं युद्ध भूमि में, तो उनका मनोबल बढ़ गया और उसके बाद में उन्होंने भयंकर तरीके से युद्ध किया, जिसमें जो है महाराणा प्रताप की सेना धीरे धीरे कमजोर होती गई। कहते हैं इस युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार थे और सामने थे मान सिंह जो विरोधी थे। मान सिंह हाथी पे सवार थे, जबकि महाराणा प्रताप चेतक नाम के घोड़े पे थे और हाथी की सूंड में एक तलवार लगी थी। जब महाराणा प्रताप मान सिंह को मारने के लिए अपना भाला फेंकते हैं, तो कहते हैं चेतक के दोनों पैर हाथी के ऊपर सूंड में रख दिए जाते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप मान सिंह को मारने के लिए भाला फेंकते हैं, हाथी में की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर कट जाता है और युद्ध भूमि में जो है महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में घायल होते हैं, तो घायल होने के बाद में झाला विदर, हमने समझा था शुरुआती क्रम में, झाला विदा नाम का एक जो सरदार था जिसने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया। ध्यान रखना, युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप का छत्र किसके द्वारा धारण किया गया, तो वे थे झाला विदा, जिन्होंने महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकला गया। बाद में मुगलों को लगा कि झाला विदा यही महाराणा प्रताप है, मुगलों ने चारों ओर से घेर कर झाला विदा की हत्या कर दी थी। महाराणा प्रताप चेतक में सवार है, 3 पैरों पे चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बचाकर ले जाते हैं। वहां से महाराणा प्रताप सीधे पहुंचते हैं एक जगह का नाम है कोलियारी। वहां पहुंचकर अपने सैनिकों को और अन्य साथियों को जो है उनका इलाज वगैरह करवाते हैं। जो घायल हुए सैनिक उनका पूरी तरह से उपचार किया जाता है। लेकिन ये मानते हैं कि चेतक का जब ये पैर कट जाता है, तो मुख्य रूप से चेतक वहां घायल हो जाता है और राजसमंद की एक जगह पड़ती है बलीचा, वहां पे चेतक की मृत्यु हो जाती है। बलीचा में ही चेतक की छतरी बनी हुई है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट आगे समझना कि युद्ध भूमि से घायल प्रताप जो है वहां से आगे बढ़ते हैं और वो कोलियारी नामक जगह पर पहुंचते हैं। कोलियारी ये जगह का नाम है जहाँ पे पहुंचते हैं और वहां पे अपने जितने भी सैनिक हैं उन घायल सैनिकों का उपचार किया जाता है। फिर चेतक, चेतक के बारे में जानते हैं। घायल चेतक है, उसका एक युद्ध में एक पैर कट जाता है। जब पैर कट जाता है तो चेतक घायल होता है और चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, राजसमंद में एक जगह का नाम है बलीचर, जहाँ पे चेतक की क्या बनी हुई है, छतरी। ये भी अपना आप एक अच्छा प्रश्न मानता है कि चेतक की छतरी कहाँ है, चेतक की छतरी। तो ध्यान रखना, बलीचा नामक स्थान पर चेतक की जो है छतरी बनी हुई है। ये घायल चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में सकुशल बाहर निकाल के ले आता है। उसके बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ में जंगलों की तरफ प्रवेश करते हैं और अपनी आगे की कई रणनीति तैयार करते हैं। इसमें एक चीज और इतिहासकार बताते हैं, सन 1576 ईस्वी के अंदर, सन 1576 ईस्वी के अंदर अकबर स्वयं एक बड़ी सेना लेके मेवाड़ की तरफ आते हैं। 1576 में अकबर स्वयं जो है वो सेना लेके आते हैं और मेवाड़ से अधिकार कर लेते हैं। उनका मेवाड़ अधिकार हो जाता है और अधिकार करने के बाद वो मुख्य रूप से जो है उदयपुर का नाम बदल देते हैं। मेवाड़ पे अधिकार करते हैं और वो उदयपुर जो है उसका नाम बदल देते हैं और उसका नाम कर देते हैं मुहम्मदाबाद। ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में उदयपुर अर्थात मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। 1576 ईस्वी के लगभग अकबर खुद सेना लेके मेवाड़ आता है और वहां पे कब्जा कर लेता है और उदयपुर का नाम बदल देता है, जिसका नाम मुहम्मदाबाद कर लेता है। एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद किसके द्वारा किया गया था, तो वो मुगलों के द्वारा किया गया। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद वो युद्ध भूमि से जंगलों की तरफ जाते हैं और पीछे अकबर स्वयं जो है उदयपुर अधिकार लेता है। मुहम्मदाबाद इसका नाम रख दिया जाता है। ये था अपना हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में। बात करते हैं दूसरा घटनाक्रम जिसका नाम है शाहबाज खां का कुंभलगढ़ अभियान।
नेक्स्ट आगे देखें। दूसरा हम युद्ध पढ़ने वाले हैं वो है शाहबाज खां का। शाहबाज खां का कुंभलगढ़ अभियान। कुंभलगढ़ अभियान। कुंभलगढ़ अभियान। इसमें एक बात भी आप समझना, लगभग ये 1578 ईस्वी की है। महाराणा प्रताप भले ही दिल्ली के युद्ध मैदान में गाइड होने के बाद युद्ध मैदान छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा यही रही है कि मेवाड़ को प्रतिपक्ष बना रहे। तो उनके सेना नायक हैं, उनके अन्य सेना है, वो लगभग कहीं ना कहीं मेवाड़ पर अपना अधिकार बढ़ा के बैठे हैं। तो अकबर उनको जो है पूरी तरह से हटाकर अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता है। पूरे मेवाड़ समय समय पर अपने अभियान भेजता है। कहते हैं शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ अभियान 1578 के लगभग भेजा गया। अकबर ने शाहबाज खां को सेना नायक के रूप में, है ना, अकबर के द्वारा जो है शाहबाज खां को सेना नायक के रूप में कुंभलगढ़ भेजा जाता है। और 3 बार प्रयास, ये भी ध्यान रखना, 3 बार प्रयास किए गए बड़े स्तर पर, तब जाकर उनका कुंभलगढ़ पर क्या होता है, प्रतिकार। ध्यान रखना, शाहबाज खां द्वारा 1578 ईस्वी में जो है एक अभियान भेजा गया कुंभलगढ़ के जीतने के संदर्भ में। 3 बार प्रयास किए गए, तब जाकर कुंभलगढ़ अधिकार करता है। अब तक का इतिहास का ये पहला बड़ा मौका है कि किसी विदेश आक्रमणकारी ने कुंभलगढ़ अधिकार कर लिया था। ऐसा इससे पहले भी नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, उदयपुर के कुंभलगढ़ पर, उदयपुर के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस दुर्ग पर प्रथम बार या पहली बार किसी विदेशी का अधिकार हुआ। किसी विदेशी आक्रमणकारी, किसी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा उन पर अधिकार जमा लिया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, शाहबाज खां का कुंभलगढ़ अभियान। नेक्स्ट अगला हम सीखने वाले हैं अब्दुल रहीम खान खाना का जो है मेवाड़ अभियान। तीसरा है अपना अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान। अब्दुल रहीम खान खाना एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ की तरफ आते हैं लगभग 1580 ईस्वी के लगभग। कहते हैं जब वो बड़ी सेना लेके आते हैं तो महाराणा प्रताप और मुख्य रूप से उनके बेटे कुंवर सिंह, दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ संघर्ष किया। और इस घटनाक्रम में वो अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को बंदी बना लिया जाता है। तो इसमें समझना आप, अब्दुल रहीम खान खाना लगभग 1580 में लगभग खान खाना 1580 में 1580 के लगभग वो मेवाड़ के संदर्भ में एक बड़ा अभियान लेके आते हैं। उस समय महाराणा प्रताप अपनी सेना को संगठित कर चुके थे। महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर सिंह ये मिलकर उनसे संघर्ष करते हैं और कहते हैं कि अमर सिंह जो है इसके परिवार को बंदी बना लेता है। उमर सिंह द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया जाता है। कहते हैं काफी समय तक उसको बंदी बना के रखा जाता है और बाद में महाराणा प्रताप उसको छोड़ देते हैं। जब महाराणा प्रताप उसको छोड़ देते हैं तो बाद में अब्दुल रहीम खान खाना जो है महाराणा प्रताप से संघर्ष नहीं करता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान 1580 के लगभग है। तो मेवाड़ जीतने के लिए या मेवाड़ के अन्य इलाकों, क्योंकि धीरे धीरे महाराणा प्रताप जंगलों में जाते हैं, अपनी सेना संगठित करते हैं और पुनः अपने अधिकार क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो छोटे मोटे इलाकों पर जब उनका कब्जा हो जाता है तो फिर उनके विरोध में अकबर दिल्ली बैठा है और मेवाड़ अपने राजस्थान के अंदर है, तो यहाँ से इतनी दूरी है। तो समय समय पे वो इन क्षेत्रों पर अधिकार जमाने की अपनी सेनाएं भेजता रहा था। यानी महाराणा प्रताप भले जंगलों में रहा हो, लेकिन अकबर के संघर्ष लगातार जारी रहे। तो ये है अब्दुल रहीम खान खाना का। अंतिम हम इसमें पढ़ने वाले हैं अजमेर का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम है दिवेर का युद्ध। समझना, दिवेर का युद्ध। कहते हैं इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत जाते हैं और अपना अधिकार वापिस प्राप्त कर लेते हैं। और है ना, देखिए दिवेर का युद्ध। अब एक तो इनके अन्य नाम कि दिवेर युद्ध को किन नामों से जानते हैं। देखिए दिवेर के अन्य नाम, जैसे हमने हल्दी घाटी के अन्य नाम पढ़े थे, वैसे दिवेर के अन्य नाम है। पहला तो है प्रताप के गौरव का प्रतीक। महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक, एक तो ध्यान रखना, गौरव का प्रतीक, क्योंकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में जीत जाते हैं, अपनी जो है मेवाड़ की पुनः राजधानी चावन बनाते हैं। तो ये महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक है। दूसरा इसमें इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन, ये भी ध्यान रखना, इसे मेवाड़ का मैराथन। और कहने वाले व्यक्ति कौन है,
तो हमने बात की थी कर्नल जेम्स टॉड। हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपली। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को जो है वो मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में सोचे थे, राजस्थान के इतिहास के जनक है, राजस्थान के इतिहास के जनक जेम्स टॉड कहलाते हैं। तो इन्होंने दिग्विजय के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया था। तो इसमें युद्ध से पहले हम ये समझते हैं कि जो उदयपुर है, उदयपुर अर्थात जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ की रक्षा के लिए अकबर ने पूरे मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अपने 4 सैनिक छावनियां स्थापित कर रखी थी। ये मेवाड़ है और मेवाड़ के अंदर उसने 4 प्रकार की सैनिक छावनियां स्थापित कर रखी थी। कि भी कहीं से भी जो है महाराणा प्रताप आसपास के इलाकों से जो अधिकार जमाने की कोशिश करे, तो उनकी रक्षा के लिए उन्होंने 4 प्रकार की सैनिक छावनियां स्थापित कर रखी थी। कहाँ-कहाँ पर थी? उनमें देखें, सबसे पहले पड़ता है देवबारी। पहली सैनिक छावनी उनकी देवबारी में थी। देवबारी पड़ता है उदयपुर के अंदर, उदयपुर। दूसरी उसकी सैनिक छावनी है, वो है देशसूरी। देखें, और देशसूरी पड़ती है पाली के अंदर। दूसरी उसकी प्रमुख सैनिक छावनी है देशसूरी, देशसूरी पाली में पड़ती है। फिर दिवेर, फिर है दिवेर सैनिक छावनी, ये पड़ती है राजसमंद में। दिवेर राजसमंद में। और एक है देवल, देवल पड़ती है अपने डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर में। आपको ध्यान रखना है, हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये अपना मेवाड़ है और मेवाड़ के चारों ओर जो है अधिकार का हो चुका है, तो उसके जगह जगह वो सैनिक छावनियां स्थापित करते हैं। 4 जगह है जहाँ से उनके सैनिक छावनियां तैनात कर दी अकबर के द्वारा। और जैसे हम बात करते हैं दिवेर की डूंगरपुर है, तो यहाँ पे डूंगरपुर जहाँ पे देवल, जहाँ पे सैनिक छावनी स्थापित है। देशसूरी पाली में उनकी सैनिक छावनी स्थापित की उन्होंने। फिर देवबारी उदयपुर में सैनिक छावनी स्थापित की और उसके बाद में दिवेर राजसमंद में। तो आप समझ सकते हैं कि जब 1582 में दिवेर का युद्ध होता है, उस दौरान चारों ओर से अकबर की सेना और उसके जगह जगह सैनिक छावनियां स्थापित थी, जहां उन्होंने मेवाड़ की पूरी तरह से सुरक्षा तैनात कर रखी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेवाड़ की रक्षा के लिए जो है उन्होंने अपने चाचा सुल्तान खां को या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। तो ये भी ध्यान रखना कि 4 प्रकार की सैनिक छावनियां हैं। साथ में मेवाड़ की रक्षा, मेवाड़ की रक्षा कह सकते हैं, मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उन्होंने मुख्य रूप से अपने चाचा, अकबर के चाचा जिनका नाम है सुल्तान, अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खान को, अपने चाचा सुल्तान खान को मुख्य रूप से यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर रखा था। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर रखा था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अकबर अगर दिल्ली में बैठा है तो उसका चाचा है सुल्तान खान, जो मुख्य रूप से मेवाड़ की रक्षा करेगा और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यहाँ स्थापित रहेगा। और मुख्य रूप से उन्होंने 4 प्रकार की सैनिक छावनियां स्थापित कर रखी है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सुल्तान खान है, जो मुख्य रूप से वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए स्थापित है। तो आप समझे, ये दिवेर का युद्ध है। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? दिवेर युद्ध का परिणाम, दिवेर युद्ध का परिणाम, जब भी हम परिणाम देखते हैं तो परिणामों में सबसे पहली बात यह है कि इसमें महाराणा प्रताप की विजय, प्रताप की विजय। पहला तो सबसे बड़ी बात कि महाराणा प्रताप की इसमें विजय हो जाती है। और विजय होगी तो महाराणा प्रताप अपनी राजधानी बनाएंगे, तो मुख्य रूप से जो है वो मेवाड़ पे अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करके उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम है चाउंड। ये कई बार पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी चाउंड राजधानी कब बनाई थी? तो मुख्य रूप से उन्होंने दिवेर युद्ध के बाद उन्होंने चाउंड को अपनी मुख्य राजधानी बनाई थी। और एक और इसमें उल्लेख मिलता है कि अवरगढ़ जो है, इस युद्ध के बाद उन्होंने चाउंड को अपनी स्थायी राजधानी बनाई थी। चाउंड को स्थायी राजधानी बनाई थी, जबकि अवरगढ़ को उन्होंने मुख्य रूप से जो है अस्थायी राजधानी के रूप में बनाया था। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि दिवेर युद्ध जीतने के बाद में एक बार पुनः महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ पे अधिकार कर लेते हैं और चाउंड को अपनी स्थायी राजधानी बनाते हैं और अवरगढ़ को मुख्य रूप से जो है वो अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। अंतिम जब महाराणा प्रताप का अधिकार हो जाता है मेवाड़ के ऊपर, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक अंतिम अभियान भेजा जाता है, वो है सन 1584 ईस्वी में। ध्यान रखना, सन 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कच्छावा या कच्छवाहा कह सकते हैं, जगन्नाथ कच्छुआ के द्वारा ये अंतिम अभियान है।
सन 1584 ईस्वी में महाराणा प्रताप जो है के खिलाफ अकबर द्वारा, देखें अकबर द्वारा सन 1584 में जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम अभियान भेजा गया अंतिम अभियान जो है वो कौन सा है, वो जगन्नाथ कछुआ के द्वारा भेजा गया। इसके बाद में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप द्वारा किसी तरह का कोई अभियान नहीं भेजा गया था। तो इसको आप अंतिम अभियान के रूप में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम इसको अंतिम अभियान के रूप में देखते हैं। और उसके बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु महाराणा प्रताप की मृत्यु। हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप एक बार अपने जो आर्मी कैंप कह सकते हैं या उनका सैनिक मुख्यालय कह सकते हैं, जहाँ महाराणा प्रताप बैठे थे और धनुष के ऊपर प्रतिंचा चढ़ा रहे थे। धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाते समय उसकी धनुष टूट जाता है और महाराणा प्रताप की लग जाती है, जिससे महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 19 जनवरी 1500 जो है 97 ईस्वी के लगभग महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो ये था महाराणा प्रताप के संदर्भ में। हम एक बार वापिस पुनः जो है उसको एक बार पुनः देख लेते हैं, समझना रिवीजन के तौर पे एक बार थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु। देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो जाती है और उसके बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र जो है उनका नाम जो है वो महाराणा अमर सिंह है और वो अगले शासक बनते हैं। ये महाराणा प्रताप की जो है देखें, तो ये था इनके संदर्भ में। तो हम समझते हैं इनका पुनर्मूल्यांकन एक बार पुनः समझने का प्रयास करना। हमने महाराणा प्रताप के संदर्भ में आज की क्लास में समझा और सबसे पहले महाराणा प्रताप के संदर्भ में देख रहे हैं। इतिहासकारों ने ये कहा था नजदीकाठी के युद्ध की जब पहले पृष्ठभूमि बनी समझाने का प्रयास किया, अभी आप युद्ध की पृष्ठभूमि को समझें, युद्ध को त्याग दें। तो इतिहासकारों ने उनके संदर्भ में एक बहुत प्रचलित है कि अकबर हो हिड़रो कालो, मन में कुबुद विचारी है, सामने राणा डट बैठा कर में तेज कटारी। कहते हैं कितनी विचारधाराएं कैसी भी रही हो, लेकिन अकबर ने तय कर लिया था कि महाराणा प्रताप को हरसंभव जो है अपने अधीन करना ही करना है। तो महाराणा प्रताप के संदर्भ में है, महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी के लगभग महाराणा प्रताप का शासन काल मिलता है। 1572 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक होता है और 1597 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। हम पहले उनका सामान्य परिचय देखते हैं कि महाराणा प्रताप जिनका संबंध मेवाड़ से है, उदयपुर जो है उसको प्राचीन काल में मेवाड़ के रूप में देखते हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुमलगढ़ दुर्ग में होता है। इनके पिता का नाम पहले इनका अन्य नाम, महाराणा प्रताप को बचपन में टीका के नाम से पुकारते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया, पुराने प्रश्नों में रहता है कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या है। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप को बचपन में टीका के नाम से जाना जाता है। वैसे उदयपुर के आसपास के इलाकों में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको कीका के नाम से पुकारते हैं। तो कहते हैं बचपन में भील बालकों के साथ में, आदिवासी लोगों के साथ में खेला और बड़ा हुआ, उस दौरान वो उनको कीका के नाम से पुकारते थे। एक वीर शिरोमणि के रूप में महाराणा प्रताप को भी जाना था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के रूप में इनका परिचय। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह है, इनकी माता का नाम जयवंता बाई है और ये अखेराज सोनगरा पाली के सरदार थे, सामंत थे, उनकी पुत्री थी ऐसा माना जाता। तो जयंता बाई जो है मुख्य रूप से उनकी माता का नाम है। फिर नेक्स्ट आगे देखें, इनके पुत्र अमर सिंह है, महाराणा अमर सिंह, इनके भाई जगमाल और शक्ति सिंह जो है, और इनकी पत्नी अजब पवार। ये इनका महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय है। नेक्स्ट आगे समझना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है और महाराणा प्रताप के पास एक महत्वपूर्ण अतिथि नाम राम प्रसाद है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक राम प्रसाद के हाथ युद्ध भूमि में पूरा नाम हाथी जो है वो भी युद्ध भूमि में शामिल रहा है। इतिहासकारों ने यह कहा था कि राम प्रसाद हाथी को अकबर के द्वारा मांग की गई थी कि हाथी उनको प्रदान किया जाए। तो अब इसका राज्याभिषेक सर्वप्रथम इनका राज्याभिषेक 23 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा को होता है, जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं पर ही उनके सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को गोगुंदा में राजा बना दिया जाता है, क्योंकि पूर्व में उदय सिंह के शासन काल में उनके छोटे भाई जगमाल को जो है राजा बनाया जाता है, जिस कारण सामंत और अन्य लोग परेशान थे। तो बाद में कहते हैं कि महाराणा प्रताप को गोगुंदा में राजा बनाया जाता है। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक बार गोगुंदा में कर दिया जाता है और दूसरी बार कुमलगढ़ में राज्याभिषेक होता है। फिर बात करें कि राज्याभिषेक के समय
कोमलगढ़ दुर्ग में उनका राज्याभिषेक होता है, तो अन्य आसपास के राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, जिनमें मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे, जिनको हमें याद रखना है, क्योंकि रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, और इन्हें प्रताप का अभिगामी भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप से पहले ये अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने कहीं न कहीं इससे प्रेरणा ली है और कहा कि वो मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष करेंगे। तो मारवाड़ के चंद्रसेन उस समय इनके राज्याभिषेक के समय उपस्थित थे। हम राज्याभिषेक से पहले ये बात भी थोड़ी समझनी जरूरी है कि महाराणा प्रताप और अन्य जो सामंत थे, उन सबको राजस्थान की रियासत के राजाओं को अपने अधीन करने के लिए 1570 में नागौर दरबार लगा था। एक नागौर दरबार कहते हैं, उस नागौर दरबार में लगभग राजस्थान के सभी राजा अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। फिर अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अपने वहां से 4 दूत भेजता है, जिनमें सबसे पहले जलाल खान, जो मुख्य रूप से नवंबर या 1572 में वहां भेजा जाता है, फिर राजा मान सिंह को, फिर भागवत दास को, फिर डोडरमल को। 4 दूत जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, फिर बात करते हैं हम कि जब भगवान दास और डोडरमल सबसे अंत में जब वहां पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि उस दौरान कल बदौनी अपनी एक पुस्तक लिखता है, और उस किताब का नाम है मुंत खाव उल तवारीख। इस पुस्तक को ध्यान रखना। इस किताब में अल बदौनी ये कहता है कि भगवान दास और डोडरमल जब महाराणा प्रताप को समझाने जाते हैं, महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको उचित मनसब नहीं दिया गया, कुछ इस तरह का पद उनको प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। हम इस बात को ज्यादा सत्यता नहीं माने, लेकिन फिर भी ऐसा मान रहे हैं। बदायूं ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। बात करते हैं नेक्स्ट आगे। मुगलों के संदर्भ में आप देखें, अधिकतम उस समय 5000 का मनसब अन्य राजाओं को दिया जाता था। 5000 से अधिक का मनसब केवल हिंदू राजकुमार को मिलता था और किसी को नहीं मिलता था। लेकिन आप इसको समझना कि उचित मनसब प्रदान जो है उनको नहीं किया गया, लेकिन 5000 का मनसब उस समय उनको दिया गया। हिंदुओं के राजकुमार के अलावा और किसी को अधिक मनसब नहीं दिया जाता था। लेकिन राजा मान सिंह, कुछ समय 2 ऐसे राजा थे जिनको मुगलों के समय 7000 का मनसब दिया गया था। जयपुर के महाराजा मान सिंह और मिर्च राजा अजीज खोखा, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको अकबर के शासनकाल में 7000 का मनसब दिया गया था। आप समझना, 5000 से ऊपर का मनसब मनसब या पद केवल हिंदू राजकुमारों को मिलता था, लेकिन उस समय 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको मुख्य रूप से जो है 7000 का मनसब प्रदान किया गया था। तो ये है। अब नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हम महाराणा प्रताप और अकबर के संदर्भ में जब भी युद्धों की बात करते हैं, 4 प्रकार के हमें इन अभियानों को देखना है। सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध है, 18 जून 1576 ईस्वी को। शाहबाज खान का कुमलगढ़ अभियान 1578 ईस्वी को। अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान, ये मुख्य रूप से आपको 1580 के लगभग ध्यान रखना है ना? अभियान। और फिर है दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। हमने इनको मुख्य रूप से समझ लिया था। नेक्स्ट आगे देखें। अब हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में हमने वैसे सारी बातें समझ ली थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को होता है, लेकिन एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वो ये कहते हैं कि ये युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को होता है। तो दोनों डेट ध्यान रखनी है। अगर सीधा सीधा प्रश्न आए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब, 18 जून 1576 ईस्वी को, लेकिन प्रश्न ऐसा हो कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, तब आपको बताना है 21 जून 1576 ईस्वी को। स्थिति जो है वो मुख्य रूप से ही है, तो समझ ली थी, तो हम रिविजन कर रहे थे, बाकी हो रखा है रिविजन भी हम समझ रहे थे। तो ये है महाराणा प्रताप के संदर्भ में।